नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश्वर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा कोली स्थित बैरिस्टर ठाकुर छेतीलाल कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार उन्हें कई संघर्ष के बाद मिला है और इसे अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। मतदान लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। कार्यक्रम में नए वोटरों को जो है इपिक कार्ड दिए गए और मतदाता जागरूकता से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजी संजू शुक्ला ने की और वहीं कुलपति वाजपेयी ने सभी को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। मनन करने का, उस चीज का अपने आप के विश्लेषण करने का आज का ये दिन है। दूसरा, इस बात का गर्व करने का दिन है आज कि मैं इस देश के भविष्य को निर्धारित करने वाला व्यक्ति हूं। मैं ही हूं जो ये तय करूंगा कि हमारा देश कैसा होगा। इस बात पे गर्व करने का दिन है। यही एक दिन होता है मतदान का, जिस दिन ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, सब एक बराबर होते हैं। समाज में आखिरी छोर में बैठे हुए व्यक्ति की शक्ति और अधिकार भी उतने ही होते हैं जो सबसे ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के शक्ति और अधिकार होते हैं। कितना बड़ा अधिकार है, आप सोचिए, कितना बड़ा सम्मान है। निर्वाचन अधिकारी ने सबको सम्मानित किया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा, चाहे वो इनके अधीनस्थ कार्यालयीन कर्मचारी अधिकारी हो या पुलिस के हों या नगर निगम के हों, चाहे एनएसएस के, सबको सम्मानित किया। इनको सम्मानित कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक को सम्मानित कौन करेगा? मैं उस बात का साक्षी हूं, जबकि विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये लोग अहर्निश रात दिन काम करते हैं। तो साक्षी इसलिए हूं कि उनके चुनाव का जितना प्रबंध होता है हमारे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में ही होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है। उसको 15 साल पहले शुरुआत हुई थी इसकी। संयोग देखिए, अभी हमारे जिले में, पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो स्थानीय निर्वाचन इसकी घोषणा हो गई, तो जिनको भी अभी 18 साल जिनका पूरा हुआ है, जिनको एपिक कार्ड मिला है, जिन्होंने मतदाता सूची में नाम ऐड करवाया होगा, सबके लिए बहुत अच्छा मौका है कि अपने जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो नगर निगम, नगर पालिका में वोट करेंगे और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो त्रिस्तरीय पंचायत में आप लोग वोट करेंगे। तो आपको बिल्कुल सामने एक मौका मिल रहा है वोट करने का। 100% वोट देना है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो जब वोट देने जाइए तो रैंडम नहीं कि हम किसी पे भी लगा दें, किसी पे भी दबा दें। जब आप वोट देने जाओ तो उसके पीछे आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम वोट क्यों देने जा रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उनमें से जो बेस्ट कौन है जो हमारे लिए बढ़िया काम कर सकता है। और देश भर में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और ऐसे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी बलराम बघेल के निर्देश पर जिला के सभी स्कूलों के प्राचार्य और विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। आपको बताते चले कि हाथों में तिरंगा लेकर स्कूली बच्चे मां दंतेश्वरी मंदिर से शहर की ओर रैली निकाली। इस दौरान बस्तर जिला शिक्षा अधिकारी बलराम बघेल ने जो है क्या कुछ कहा, सुनिए। आज तिरंगा यात्रा जो दंतेश्वरी मंदिर से प्रारंभ होके संजय मार्केट, महारानी चौक, जगन्नाथ मंदिर होते हुए ये पुनः इसी स्थान में समाप्त होगी। इसमें नगर निगम के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हैं। मतलब तिरंगा यात्रा निकालने का केवल एक ही मकसद
देश की खुशहाली और शांति और भाईचारा की भावना हमेशा बना रहे और राष्ट्र भक्ति भावना से जो विद्यार्थी इससे ओतप्रोत रहें, यही संदेश देना है। बिलासपुर में स्थानीय चुनाव के लिए प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आए और फॉर्म खरीदने के जमा करने वालों का उत्साह चरम पर दिख रहा है। आपको बताते चले कि इस दौरान सरकारी कर्मचारी पूरी सावधानी और जो है सजगता के साथ प्रत्याशियों का अत्यावश्यक जानकारी देकर फॉर्म भरने में सहयोग करते नजर आए। बता दें कि सुबह 10 बजे से ही बिलासपुर, मुंगेली जिला सहित प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय चुनाव के प्रति उत्साह बढ़ता दिखाई दिया। वहीं उम्मीदवारों ने अपने अनुभव विचार व्यक्त किए और इसी के साथ साथ आने वाले समय में वे क्या करना चाहते हैं और क्या चाहेंगे ये भी बताया। जी 2019 में देवरी खुर्द गुम्हानी क्षेत्र परसीमन में नगर निगम बना और कांग्रेस की पार्टी से मुझे प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतारे और लोगों में एक आस्था था कि हमारे वार्ड देवरी खुर्द गुम्हानी जो है नगर निगम में आया है और मैंने काफ़ी वोट से लीड किया हूँ। तब से मैं लगातार अपने दुम्हानी और देवरी खुर्द क्षेत्र में जितने भी मूलभूत सुविधा है सभी काम को किया और जनता से मुझे सीख मिली, पार्टी से सीख मिली। मेरे वरिष्ठ जन, मेरे कार्यकर्ता, मेरे सीनियर साथी, सभी साथी ने मिलजुल कर काम किए। उसमें काम करने में अच्छा लगा और पार्टी में एक मार्गदर्शन मिला और काम किया मैंने पार्टी की और अपने वार्ड क्षेत्र की विकास किया, मूलभूत सुविधा में अच्छे काम किया और फिर दोबारा चुनाव में मुझे मौका मिला है। जनता के आशीर्वाद से एसटी सीट आया और मैं एसटी समाज का हूँ और दोबारा मेरी पार्टी ने मुझे ऊपर उम्मीद जताए हैं। मैं अपनी इच्छा से चुनाव लड़ने की इच्छुक हूँ मैं और मूलभूत सुविधा जो जनता का है उस सभी काम को मैं श्रीमती मार्गरेट बेंजामिन हूँ, वार्ड नंबर 28 प्रियदर्शनी नगर से हूँ मैं। चूंकि मैं 28 साल से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, अभी भी जुड़ी हुई हूँ कांग्रेस पार्टी से और 25 साल हो गया मुझे, मैं सक्रिय राजनीति कर रही हूँ, वहाँ से लोगों की सेवा कर रही हूँ। और चूंकि स्वर्गीय शेख गफ्फार जी और स्वर्गीय श्री LN राव साहब जी के डेथ के बाद हम लोगों को थोड़ा कठिनाई आई वहाँ पे, लेकिन हम लोग सब एक होके अपने वार्ड को के कामों में सक्रिय रहें और अब समय आ गया है कि वहाँ जब एक पार्षद, एक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है वहाँ पे, तो हमने पार्टी में बात रखी है और मैं 28 नंबर से टिकट मांगी हूँ और मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे इस बार जरूर मौका देगी। और चूंकि मैं जनता के बीच में हूँ, मुझे जनबल सबका समर्थन मिल रहा है मुझे, क्योंकि मेरे वार्ड में वहाँ पे नल, जिसमें मतलब पानी की समस्या है, रोड जर्जर है और बीजेपी का जो पार्षद है अभी, उन्होंने काम तो बिल्कुल नहीं किया है वहाँ पे और उस गड्ढे को मैं भरूंगी। अब मुझे विश्वास है जनता का आशीर्वाद मुझे इस बार जरूर मिलेगा। मुझे क्या बेहतर करेंगे आप अपने वार्ड के लिए, किस बातों को लेके आप जनता तक के जाएंगे? मैंने आपको बताया है ना कि जिस पार्षद ने, बीजेपी का पार्षद जो वहाँ काम नहीं किया है, वो काम को मैं पूरा करूंगी। जहाँ गड्ढा है उसे मैं पाटने की कोशिश करूंगी और खरा उतरूंगी वहाँ से, मैं वार्ड नंबर 28 से मैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे जन्मभूमि है और 70 साल से हमारा परिवार वहाँ है और कांग्रेस को सपोर्ट करते आया है और अभी भी हम लोग कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे। गफ्फार जी का एक चेहरा, जी हाँ, आप अपने कार्यों के द्वारा कैसे दर्शाएंगे? बस हम उन्हीं का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। बस हम दो चेहरा को याद करके वो चुनाव में लड़ेंगे, शेख गफ्फार जी और LN राव साहब को याद करते हुए, उनके कामों को याद करते हुए और जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है लोगों की सेवा के लिए। तो मुझे विश्वास है जनता हमें फिर इस बार मौका देगी और अपना आशीर्वाद देगी मुझे। जी, मार्गरेट बेंजामिन,
वार्ड नंबर 28 प्रियदर्शनी नगर। अभी रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो जब वो स्वच्छता की चिंता करते हैं तो स्वच्छता एक अभियान बन जाता है। वो आम गरीबों की चिंता करते हैं और उन्होंने उन गरीबों की चिंता के लिए, उनके मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास दिए। लेकिन पिछली सरकार ने अपनी दुर्भावना से प्रेरित होकर अपनी राजनीति के लिए गरीबों का वो आवास छीन लिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर पत्रकार वार्ता लेने के लिए आपके सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता श्री संदीप शर्मा जी उपस्थित हैं। साथ में है मेरे मीडिया विभाग के प्रवक्ता मित्र श्री अमरजीत छाबड़ा जी, श्री गौरीशंकर श्रीवास जी। मैं माननीय संदीप शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस ब्रीफ प्रारंभ करेंगे। आप सबको नमस्कार। आज से 2.5 साल पहले और कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार बननी थी उसके बनने के 3.5 साल बाद उस दिन को स्मरण आप सब लोगों के बीच दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सरकार के मंत्री पीएस सिंहदेव और जिन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दिया और अपना एक इस्तीफा पत्र लिखते हुए भूपेश बघेल जी को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। और उन्होंने आकृष्ट कराते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अर्थात ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही। इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिल सका। अतः जन घोषणा पत्र के विचार के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मत है कि विभाग की सभी लक्ष्यों को समर्पण भाव से पूर्ण करने में वर्तमान परिस्थिति में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। अतएव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूं। आप मुझे शेष जिन विभागों की जिम्मेदारी दी है उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूंगा। ये है उनका मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो उन्होंने पत्र लिख करके और पंचायत मंत्रालय से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अपनी उन्होंने इसमें पीड़ा व्यक्त की और अपनी सरकार की स्वयं की नाकामी को और भूपेश बघेल जी ने जिस ढंग से ग्रामीण आवासहीन लोगों के साथ एक अन्यायपूर्ण कदम उठाया था, ये उसका एक जीता जागता दस्तावेज है। दूसरी तरफ हमारी सरकार, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक तरह से गारंटी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गारंटी पूरा होने की गारंटी है। और इसी के तहत हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम आवासहीन लोगों को जब तक आवास के उनके दस्तावेज में, उनके मांग के या उनके अधिकारों के दस्तावेज में हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं अपने स्वयं के आवास में प्रवेश नहीं करूंगा। और इस वादा को किस ढंग से हमारी सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के गारंटी योजना, माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी योजना के तहत पूरा किया, ये सब आप जानते हैं। जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी की शपथ लेने के तुरंत बाद 18 लाख आवास लक्ष्य पर हस्ताक्षर कर और उसके बाद उन्होंने अपने आवास में प्रवेश किया। ये सब ने पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है, आपने भी देखा है।
और ये इस बात का द्योतक है कि हम जो कहते हैं वह हम सब करते हैं। हमारी पार्टी जो है पार्टी विद द डिफरेंस है, और जनता से जो घोषणा करती है, जो वादा करती है, उनके अधिकारों के लिए जो संकल्प लेती है, उस संकल्पों को किस ढंग से पूरा करती है, यह जो है हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो कदम उठाया, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और आपको इसकी जानकारी देते हुए मुझे अत्यंत खुशी है कि गत वर्ष में केंद्र सरकार ने लगभग 32 लाख आवास स्वीकृत किए, उसमें से 8,46,931 आवास सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, अर्थात जो केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए जितने आवास स्वीकृत किए उसका 30% अकेले छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व कदम है, और इसके लिए और इस तरह से जो छत्तीसगढ़ को उनका अधिकार दिया गया, आवास इन गरीबों को जो अधिकार दिया गया, उसके लिए हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों को सुनी, जरूरतमंद लोगों की सुनी है। दूसरी बात, पिछले जो सत्र में जितने आवास हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं, उसमें से 6,18,000 जो हितग्राही हैं, उनके लिए प्रथम किस्त जारी भी कर दिया गया। मतलब कोई रोक के अटका के रखने का काम नहीं, स्वीकृत करने का काम किया। और जो बीता एक साल है, इस पूरे बीते एक साल में लगभग 1,80,000 आवास बन करके पूर्ण भी हो गए हैं। यह एक अभूतपूर्व कदम है। आप इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है इसमें कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, कितने मजदूरों को काम मिला होगा, कितने हमारे जो राजमिस्त्री उनको काम मिला होगा, कितने इलेक्ट्रीशियन को काम मिला होगा, कितना छड़ गिट्टी रेता का वहां पर बिक्री हुआ होगा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और ये सब कुछ हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पूरा होने की गारंटी, और हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, ये उसकी गारंटी है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने 3,03,000 अतिरिक्त आवास छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृति की यहां पर घोषणा की है। और इसके लिए हम जो है फिर से एक बार केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से उनका इसमें प्रभाव है, उनकी निश्चित रूप से प्रयास है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि ट्राइबल बेल्ट में जो अतिरिक्त मतलब और पिछड़ी, अति पिछड़ी जो जनजाति है, उनके लिए हमारी सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, जन मन योजना। और इस योजना के लिए जो बहुत ज्यादा पिछड़ी ट्राइबल जातियां हैं, उनके लिए 24,000 आवास अतिरिक्त रूप से स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और जो अभी हमारे प्रदेश ने जिस ढंग से नक्सलवाद मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और जिस ढंग से कदम उठाए हैं, एक तरफ से बोली की भी बात चल रही, बातचीत के भी रास्ते खुले हैं, और यदि बातचीत से वो नहीं मानते हैं तो जैसा टेट फॉर टेट की भी जो योजना है उस पर भी काम चल रही है। तो जो नक्सली हमारे जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए और उनके लिए आवास के लिए 15,000 आवास अतिरिक्त स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देखिए, इतने आवास स्वीकृत किए हैं और जिस पर काम चल रहा है, गांव के गरीबों को आवास मिल रहा है, यह अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। और दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाया है। आप सबको ध्यान होगा, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आवास योजना को केवल उसमें प्रधानमंत्री शब्द लिखा था, इसके चलते उन्होंने आवास गरीबों को नहीं दिया। और ऐसी परिस्थिति में जब पूरे प्रदेश से आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हम कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने, जब इस पर उनको काफी और एक तरह से लानत मनानत भेजी, तो उन्होंने केवल दिखावाबाजी करने के लिए कि नहीं भाई हम अलग से आवाज देंगे, हम अपनी योजना बनाएंगे, ऐसा करके उन्होंने प्रदेश भर में एक सर्वे चलाया। और उस सर्वे में उन्होंने मात्र 47,000 लोगों को इसके लिए हितग्राही हैं, पात्र होते हैं, ऐसा एक उन्होंने एक सूची बनाई, मात्र 47,000 लोगों का। लेकिन हमारी सरकार का बड़ा दिल देखिए, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बड़ा दिल देखिए, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, कि हर व्यक्ति को इस देश में आवास मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति आवास से वंचित ना हो। इस भाव के चलते उन्होंने एक जो सूची बनाई थी आनन फानन में,
उस सूची को भी और उसमें भी जिन लोगों के नाम चयन किया गया है उन लोगों के आवास को भी स्वीकृत करने का कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने और हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो एक आशीर्वाद है डबल इंजन की सरकार, इन सब चीजों के चलते उस आवास को भी 47,000 आवास को भी बिना किसी भेदभाव करके स्वीकृत करने का काम किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार का। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आवास इन लोगों को पहले मिल रहा था, वो जो है 2011 के सर्वे के आधार पर वो आवास मिलते थे। लेकिन 2016 में एक आवास प्लस योजना हमारी सरकार ने उस समय लाई थी, जिसमें हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, और एक 2016 में सर्वे कराया गया कि 2011 में जिन लोग छूट गए हैं और वो पात्र हैं उनके भी ऐसे हितग्राहियों के नाम जुड़ जाए, इसके लिए 2016 में भी एक सर्वे कराया गया आवास प्लस योजना, उनको भी आवास देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, हमारे राज्य में हमारे विष्णुदेव जी की सरकार, ये बिल्कुल हमारे लक्ष्य है कि इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास आवास ना हो, कोई भी व्यक्ति आवासहीन ना हो। इस भाव को लेकर के एक और नया सर्वे कराया जा रहा है और उस सर्वे में भी जो छूटे हुए लोग हैं उनको आवास मिल जाए। इसलिए ये पिछले साल से एक सर्वे का, अभी 25 से फिर से एक सर्वे का काम हमारी सरकार ने शुरू कराया है। इस 24 के जाते जाते उस सर्वे में एक और अभूतपूर्व कदम हमारी सरकार ने उठाया है, जिसमें यह था कि पहले जो आवास योजना थी जिसमें 2 पहिया वाहन जिसके पास उनको आवास नहीं मिलता था, लेकिन अब नए सर्वे में जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी नाम सर्वे सूची में शामिल किया जाए। जिन लोगों के मासिक आमदनी अब 15,000 रुपया महीना है, पहले ये 10,000 था, अब यदि 15,000 रुपया भी है तो उनको भी नाम जो है इस सर्वे सूची में शामिल किया जाए। पहले यदि कोई किसान जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, ऐसे किसानों को आवास नहीं मिलता था, लेकिन हमारी सरकार जो अब नया सर्वे करा रही है उसमें इसका छूट दी है कि जिस किसान के पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन या 5 एकड़ असिंचित जमीन है, ऐसे किसानों को भी इस सूची में शामिल करके और यदि उनके पास आवास नहीं है तो आवास दिया जाए। कोई भी व्यक्ति देश में आवासहीन ना रहे, ऐसी योजना पर हमारी केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और लगातार इस काम में योजना चला रहे हैं हम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आवास योजना है, इस आवास योजना के लिए आप सबको ध्यान होगा कि हमने छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया था, मोर आवास मोर अधिकार, और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और महामंत्री के नाते हमारे जो आज के पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, वो इसकी कमान संभाले थे और मोर आवास मोर अधिकार योजना का उन्होंने नेतृत्व किया था। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो उस समय इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे माननीय विजय शर्मा जी, आज वो विजय शर्मा जी हमारे पंचायत मंत्री भी हैं और हमारे पंचायत मंत्री जी के कलम से कितने हस्ताक्षर हो रहे हैं बताइए, जबकि उनके पंचायत मंत्री तो ऐसा प्रेम पत्र दे करके निकल लिए थे बाहर। तो एक योजना जो है हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब की जो एक टोली है वो गरीबों के लगातार काम कर रही है। आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, अभी किसानों के लिए उनको टोकन कटाना था तो एक ऐप के माध्यम से किसान अपने टोकन स्वयं काट सकता था और जिसका हमने नाम दिया था तुहर टोकन तुहर हाथ। उसी तरह से कोई भी जो हितग्राही है जिसके पास मकान नहीं है और यदि उसको लगता है कि मैं आवास का पात्र हूं, जो नया आया है 2 पहिया वाहन, 15,000 रुपया, 2.5 एकड़ कृषि जमीन से ज्यादा यदि कृषि जमीन है, तो ये नए जो उन्होंने एक हितग्राहियों के लिए जो तैयार किया है एक नया प्रोफार्मा और जो पात्रता के लिए जो सूची बनाई है, उसमें कोई भी व्यक्ति यदि आता है उसको महसूस होता है कि मैं पात्र हूं, तो इसके लिए एक हितग्राही ऐप बना है। उस हितग्राही ऐप में अपने जो खुद का आधार नंबर है, उस आधार नंबर के आधार पर उस हितग्राही ऐप में अपना सारी जानकारी अपलोड करके वो स्वयं जो है अपने आप को सर्वे में शामिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमारी सरकार जो है लगातार आवास के क्षेत्र में और जिस तरह से काम कर रही है, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश में हमारे शाह जी के नेतृत्व में, हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में सभी गरीबों के और आवास इन लोगों का आवास निश्चित रूप से बन जाएंगे और पूरा छत्तीसगढ़ एक बार पूरे पक्के मकानों का एक छत्तीसगढ़ प्रदेश और एक मजबूत छत्तीसगढ़ बनकर के पूरे
देश के बीच उभरेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। और इन सब चीजों के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को, पंचायत मंत्री श्री विजय शर्मा जी को बहुत बहुत आभार मानते हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने गरीबों की सुनी और जो वादा हमने किया वो सारे वादे हमने पूरे किए। और इसके लिए जो जनता है, हम जनता भी जो इसके साथ हमारे साथ है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर सफलता की कीर्तिमान गाड़ रही है। और हमारा जो एक लक्ष्य है कि पंच से लेकर के पंचायत तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से हमारे विकास जो है निचले गांव तक के निचले पायदान तक पहुंचेगा। देखिए, इसके लिए सर्वे का काम चल रहा है और जो आत्मसमर्पित नक्सली है, आपको ये भी पता है कि जो आत्मसमर्पित नक्सली है उनको विभिन्न चीजों में उनको स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत उनका स्किल भी बढ़ाया जा रहा है और ये सारे काम जो है लगभग बस्तर में चल रहे हैं। तो जिस ढंग से उनकी इच्छा के अनुरूप जो भी इनसे पात्र रहेंगे वो उनको पूछा जाएगा भाई आप किस जगह में चाहते हैं, उस पर उनका विचार लेकर उनको दिया जाएगा। देखिए, इसमें एक राशि है अभी जो है आवास के लिए जो है लगभग 1,20,000 रुपए दिया जाता है और जर्मन जो योजना है उसके लिए 1,80,000 दिया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।